ट्रीट करते हैं क्रोनिक इलनेसेस। ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है पर हम लोग जल्दी से कवर करेंगे बिकॉज ज़रूरत है इसकी। एंड क्रोनिक इलनेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने क्रोनिक पेन पढ़ा हुआ था जिसका मतलब होता है कि बहुत लंबे टाइम के लिए जो पेन रहता है वो होता है। सो क्रोनिक इलनेस का मतलब जो लंबे टाइम के लिए इलनेस रहता है उसको क्रोनिक इलनेस कहते हैं। सो क्रोनिक इलनेस इन सिंपल टर्म्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इलनेस दैट कंटिन्यूज़ फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए जो इलनेस रहता है उसको हम लोग क्रोनिक इलनेस कहते हैं। तो सम ऑफ द क्रोनिक इलनेस आर आर्थराइटिस, डायबिटीज़। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे क्रोनिक इलनेसेस के नाम दिए हुए हैं विच इज़ आर्थराइटिस, डायबिटीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, HIV और एड्स, कैंसर, एपिलेप्सी, Alzheimer's disease, and so on. So let us now briefly discuss about some of the chronic illnesses. ठीक है, यहाँ पे ब्रीफली हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्रोनिक इलनेसेस के बारे में। सो डायबिटीज़ इज़ डिनोटेड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, मतलब जो डायबिटीज़ है उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय हाइपरग्लाइसीमिया वेयर देयर इज़ मोर देन रिक्वायर्ड ग्लूकोज इन इंडिविजुअल्स बॉडी। ज़रूरत से ज़्यादा जब ग्लूकोज हो जाता है किसी इंडिविजुअल की बॉडी में तो कहते हैं उसको। एंड द ब्लड शुगर लेवल इन आर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन। जो हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंसुलिन कंट्रोल करता है और वो पैनक्रियास रिलीज़ करता है। बट इन डायबिटिक इंडिविजुअल, जो डायबिटिक इंडिविजुअल होते हैं, देर इज़ इनसफिशिएंट इंसुलिन। ठीक है, मतलब सफिशिएंट इंसुलिन नहीं होता है बिकॉज पैनक्रियास ने प्रोड्यूस नहीं किया इनफ इंसुलिन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ बॉडी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग नॉर्मली टू द इंसुलिन। ठीक है, मतलब नॉर्मली जो इंसुलिन होता है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बट यहाँ पे वो इंसुलिन में बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर पैनक्रियास प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इंसुलिन, ऐसा भी हो सकता है। सो डायबिटीज़ इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। दो टाइप के होते हैं। टाइप 1 में दिस हैज़ एन अर्ली ऑनसेट, ये लाइफ के पहले पोर्शन में होता है। दैट इज़ ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के टाइम पे होता है। तो दिस कैन बी ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स की वजह से हो सकता है, पैनक्रियास के जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया होगा एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटो इम्यून प्रोसेस। ठीक है, ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से। सो द इंडिविजुअल्स विद टाइप 1 डायबिटीज़ हैव टू यूज़ इंसुलिन इंजेक्शंस टू कीप देयर ग्लूकोज लेवल इन चेक एंड अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, सो एज यहाँ पे जो ये टाइप 1 में आता है ऐसा डायबिटीज़, तो यहाँ पे इंसुलिन इंजेक्शन डाले जाते हैं ताकि ग्लूकोज लेवल जो है वो प्रॉपर रहे, बैलेंस्ड रहे, चेक पे रहे एंड अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशंस, किसी भी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए। देन आता है टाइप 2। दिस मोस्टली डेवलप लेटर इन लाइफ, ये बाद में होता है लाइफ के, जैसे कि आफ्टर दैट इज़ आफ्टर 40 एंड 40 के पहले भी हो सकता है। तो दो इट कैन ऑल्सो डेवलप अर्लियर, पहले भी हो सकता है। सो इंडिविजुअल्स में टाइप 2 डायबिटीज़ नीड नॉट नेसेसरीली टेक इंसुलिन इंजेक्शंस। इनको ज़रूरी नहीं है कि उनको इंसुलिन इंजेक्शन से ठीक किया जा सके या इंसुलिन इंजेक्शंस को लगाया जाए, बट दे डू हैव टू टेक मेडिकेशन, उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है। एंड मेक लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एंड चेंज दैट फूड देयर फूड हैबिट्स एंड कंजम्पशन। ठीक है, वो क्या खा रहे हैं, जो फूड हैबिट है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट प्री डायबिटीज़। यहाँ पे प्री डायबिटीज़ के बारे में भी दिया गया है। सो इंडिविजुअल्स आर टर्म्ड एज प्री डायबिटिक। ऐसे इंडिविजुअल्स को जिनको प्री डायबिटिक कहा जाता है उनके अंदर मॉडरेटली हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज पाए जाते हैं उनकी बॉडी में। एंड ऑल्सो डिस्प्ले इनसेंसिटिविटी टू इंसुलिन। ठीक है, मतलब इनसेंसिटिविटी टू इंसुलिन ऐसा कुछ डिस्प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो मॉडरेटली हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज दिखता है उनकी बॉडी में एंड insensitivity to insulin. Such individuals are likely to develop diabetes, मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं वो ज़्यादा चांसेस होता है कि लाइक उनको डायबिटीज़ हो जाए लेटर इन देयर लाइफ के बाद, मतलब लेटर पोर्शन में, मतलब अभी तो नहीं है, मतलब अभी प्री डायबिटिक है वो, पर वो बाद में डायबिटीज़ डेवलप कर सकता है एंड देयरफॉर नीड टू मेक डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या फिर टालने के लिए कुछ डाइट में चेंजेस ला सकते हैं या फिर लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, है ना। सो वी कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट
जेस्टेशनल डायबिटीज़, सो दिस इज़ हाई लेवल, सॉरी दैट इज़ हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मतलब ज़्यादा ग्लूकोज इन ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन वुमेन की प्रेगनेंसी के टाइम पे हु डिड नॉट हैव डायबिटीज़ अर्लियर, ठीक है, जिसको पहले डायबिटीज़ नहीं था पर अब हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज है उनकी बॉडी में या फिर उनके ब्लड में कह सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिस वुमेन को डायबिटीज़ पहले नहीं था। तो सच ए वुमेन हैव टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन, वैसे भी वुमेन को इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रेगुलरली मॉनिटर द ग्लूकोज लेवल, बार बार मॉनिटर भी किया जाता है, बार बार चेक किया जाता है कि ग्लूकोज लेवल का ऐसा कंडीशन क्या है। सो दैट शुड नॉट बी टू हाई और टू लो, जो कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, सो दैट देयर इज़ नो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, ताकि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े फीटस के डेवलपमेंट में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़। देन आता है इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, जो इंडिविजुअल डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, नॉट ओनली नीड टू टेक रेगुलर मेडिकेशन, ना ही सिर्फ उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है, लाइक जो रेगुलरली वो मेडिकेशन है, मतलब मेडिकेशन ले रहे हैं या फिर मेडिसिन ले रहे हैं, बट दे ऑल्सो हैव टू मेक मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस, अपनी लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है, सो दैट द ग्लूकोज लेवल आर मेंटेन विद इन द लिमिट्स, ठीक है, लिमिट के अंदर अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे प्रॉपरली। सो सेल्फ एस्टीम एंड सोशल सपोर्ट, जो सेल्फ एस्टीम है और सोशल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल जो वो डील कर पाए कोई भी क्रोनिक डिजीज़ से या फिर क्रोनिक इलनेस से। सो एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर जो इमोशनल डिस्ट्रेस वो एक्सपीरियंस कर रहा है, कैन लेड टू डिफ़िकल्टी इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, ठीक है, मतलब ये चीज़ जो है वो डिफ़िकल्टी ला सकता है कि वो मैनेज कर पाए जो भी डायबिटीज़ है या कुछ भी है। देन आता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़, CHD, ऑल्सो रेफर टू एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, उसको हम लोग रेफर कर सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से भी। सो इट इज़ एन आउटकम ऑफ नैरोइंग ऑफ द वॉल्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, मतलब ये पतला कर देता है जो भी कोरोनरी आर्टरी है, जो वॉल्स है कोरोनरी आर्टरी की, ड्यू टू एथेरोमा द फैटी मटेरियल, जो फैटी मटेरियल है, ओके। सो ये होता है ड्यू टू एथेरोमा। सो या CHD कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू, दो में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को, वो है मायोकार्डियल इन्फर्केशन। सो मायोकार्डियल इन्फर्केशन जो है, MI जो है, उसको हम लोग कॉमनली टर्म दे सकते हैं एज हार्ट अटैक, एंड इज़ एन आउटकम ऑफ ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से होता है, टू ब्लड क्लॉट ड्यू टू विच पार्ट ऑफ द हार्ट डज नॉट रिसीव ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट की वजह से चोक हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है जो कोरोनरी आर्टरी है, ड्यू टू विच पार्ट ऑफ द हार्ट डज नॉट रिसीव ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो जो पार्ट है हार्ट का उसको ऑक्सीजन ढंग से रिसीव नहीं हो पाता, ठीक है। अगेन MI इज़ कॉमनली टर्म्ड एज हार्ट अटैक एंड इज़ एन आउटकम ऑफ ब्लॉक्ड आर्टरी ड्यू टू ब्लड क्लॉट ड्यू टू विच पार्ट ऑफ द हार्ट डज नॉट रिसीव ऑक्सीजन। सो द सिम्टम्स इंक्लूड चेस्ट पेन, जो सिम्टम्स है वो चेस्ट पेन है, दैट इज़ सेवियर, मतलब बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन है, बिसाइड्स स्वेटिंग हो सकता है, डिजीनेस एंड न्यूसिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ओके, ये सब बायो वाले समझ पाएंगे। सो या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में जल्दी जल्दी सांस लेना, एंड हार्ट अटैक इज़ ऑफन सीन एज वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ CHD, ठीक है। सो CHD का सबसे पहला साइन हम लोगों को हार्ट अटैक ही होता है, हम लोग को ये देखने को मिलता है। देन आता है एंजाइना, यहाँ पे क्या होगा, इन एंजाइना देर इज़ नैरोइंग ऑफ आर्टरीज नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है ड्यू टू एथेरोमा, thus the heart muscles are deprived of the body consisting of oxygen, especially when the demand is much more, such as during heavy physical activity. दस जो हार्ट मसल्स हैं उनको नहीं मिलती है जो भी ब्लड होती है जिसमें ऑक्सीजन होता है, सो वो चीज़ उनको मिल नहीं पाती है ठीक से, स्पेशली व्हेन द डिमांड इज़ मच मोर, जब डिमांड ज़्यादा होती है ऐसे ऑक्सीजन वाले ब्लड, सच एज ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइजेस, ठीक है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के दौरान ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की, तो तब जब उन्हें नहीं मिलता है तब ऐसा कुछ हो सकता है, लाइक इन जिम एंड एवरीवेयर,
कहीं पे भी हो सकता है जब फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही हो। एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइना इंक्लूड सेवियर पेन इन द चेस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होना चेस्ट में, ये सिम्टम्स हैं। दैट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स लाइक फेस, जो कि धीरे धीरे मतलब स्प्रेड हो रहा है दूसरे पार्ट्स में, जैसे कि फेस हो गया, नेक हो गया, जॉ हो गया, आर्म्स, बैक एंड सो ऑन, और भी कहीं हो सकता है। सो एंजाइना कैन फर्दर बी कैटेगराइज एज स्टेबल एंड अनस्टेबल, ठीक है, हम एंजाइना को कैटेगराइज कर सकते हैं अगेन स्टेबल में और अनस्टेबल में। सो स्टेबल एंजाइना अकर्स ड्यूरिंग एक्सर्शन और व्हेन हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। सो जब स्टेबल एंजाइना जो होता है वो होता है तब जब एक्सर्शन हो या फिर हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हो, जो मतलब जो भी इंडिविजुअल हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस से गुजर रहा हो तब। द पेन डज नॉट गेट वर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पेन एकदम ख़राब से और भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाता है मतलब एक टाइम पीरियड में। एंड ऑल्सो इट्स फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंज, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है, ये फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता रहता है। इन अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, जो चेस्ट पेन होता है दैट टेक प्लेस ड्यू टू एक्सर्शन की वजह से हो रहा होता है चेस्ट पेन, और वाइल रेस्टिंग और वाइल एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, जब आप रेस्ट कर रहे होते हो या फिर स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, एंड द पेन एक्सपीरियंस्ड वर्सेंस बोथ इन इट्स सेंस सेवेरिटी एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पे जैसे फ्रिक्वेंटली ये चेंज नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे सेवेरिटी में भी और ये फ्रिक्वेंसी में भी, दोनों में ही वर्स होते जाता है, ठीक है, बढ़ते जाता है और ख़राब से ख़राब होता जाता है। सो इंडिविजुअल्स डायग्नोस्ड विद CHD, जो इंडिविजुअल डायग्नोस हो रहे होते हैं CHD से, कैन नॉट ओनली फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कोप, ना ही इनके लिए ये कोप करना या डील करना है इसके साथ, ये ना ही सिर्फ डिफ़िकल्ट होता है बट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो भी डिक्रीज़ होने लगती है। सो द ट्रीटमेंट प्रोसेस इज़ ऑल्सो स्ट्रेसफुल, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो भी स्ट्रेसफुल होता है, एंड इट नेगेटिवली इन्फ्लुएंस देयर डे टू डे लाइफ, ठीक है, उनकी जो डे टू डे लाइफ है वो भी इन्फ्लुएंस करती है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। दैट दे कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस एनएग्जाइटी, वो एनएग्जाइटी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड आर प्रोन टू डेवलपिंग डिप्रेशन एज वेल, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, ज़्यादा चांसेस होती है उनके अंदर कि लाइक वो डिप्रेशन को डेवलप करें। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम CHD not only needs to take प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, मतलब प्रेस्क्राइब मेडिकेशन की ना ये इससे ही नहीं होगा, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बट ऑल्सो हैव टू मेक मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है, सिर्फ मेडिकेशन तो लगेगा ही, लाइक प्रेस्क्राइब मेडिकेशन तो उनको लेना ही पड़ेगा जो CHD से सफ़र कर रहे हैं, बट उनको कुछ मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू हेल्प इंडिविजुअल्स एडजस्ट टू द इलनेस, ठीक है, मतलब इलनेस से वो एडजस्ट कर पाए, लाइक इस चीज़ के लिए उनको हेल्प करेगा जो भी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो। एंड बिसाइड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन, अगर कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अलावा हम मैनेजमेंट टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ओके, सोशल सपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, यहाँ पे जो सोशल सपोर्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रिकवरी फ्रॉम CHD से रिकवर होने के लिए जो सोशल सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। फैमिली मेम्बर्स ऑफ इंडिविजुअल हैविंग CHD से जो इंसान सफ़र कर रहा है उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं मे ऑल्सो नीड हेल्प, उनको भी हेल्प की ज़रूरत होती है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी, एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, एंड intervention to help them cope with the situation and provide adequate help, मतलब इंटरवेंशन जो होता है, ये सब जो काउंसलिंग है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो भी होता है, इन सब चीज़ों की उनको भी ज़रूरत होती है ताकि उनको हेल्प मिले कि वो डील कर पाए सिचुएशन से, एंड प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्प, और एडिक्वेट हेल्प भी प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट देता है इंडिविजुअल्स को जो भी सफ़र करता है CHD से। नेक्स्ट आता है कैंसर। द वेरी टर्म कैंसर इवोक्स फियर इन आवर माइंड, कैंसर नाम से हमें डर लगता है। सो दिस इज़ येट अनदर क्रोनिक इलनेस, ये एक और क्रोनिक इलनेस है दैट वी विल बी डिस्कसिंग, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो
कैंसर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिजीज़ ऑफ सेल्स, ठीक है। हम लोग कैंसर को एक डिजीज़ ऑफ सेल्स कह सकते हैं। इट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ सेल दैट इज़ अनकंट्रोल्ड एंड दैट जनरली रिजल्ट इन न्यूप्लाज्म। सो ये होता क्यों है, मतलब इसका किस चीज़ का रिजल्ट है? सो ये प्रोलिफिकेशन ऑफ सेल का है जो कि अनकंट्रोल्ड है एंड दैट जनरली रिजल्ट इन न्यूप्लाज्म, ठीक है। इसका जनरली रिजल्ट क्या निकलता है? न्यूप्लाज्म, अ ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन बॉडी दैट इज़ न्यू और नॉट नॉर्मल, ठीक है। ऐसे टिश्यू का ग्रोथ बॉडी में जो कि नॉर्मल नहीं है और नया है, दैट इज़ मेलिग्नेंट, ठीक है। मेलिग्नेंट का मतलब आपको पता है कि जो जानलेवा होता है, सीरियस होता है। सो दैट आर देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ कैंसर। यहाँ पे 5 मेन टाइप्स ऑफ कैंसर हैं। कार्सिनोमा, जो न्यूप्लाज्म दैट इज़ मेलिग्नेंट दैट फॉर्म्स इन द स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, ठीक है। सो ये जो कार्सिनोमा है, ये जो है न्यूप्लाज्म, ऐसे न्यूप्लाज्म जो कि मेलिग्नेंट होते हैं, जानलेवा हो सकते हैं या फिर सीरियस है, सीरियस प्रॉब्लम है, दैट फॉर्म्स इन द स्किन में होता है एंड द लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स की लाइनिंग में, जैसे कि रेस्पिरेटरी और सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया। एंड आता है मेलानोमास, जो ये होता है दिस आर न्यूप्लाज्म ऑफ स्किन सेल, ये भी न्यूप्लाज्म होते हैं स्किन सेल में दैट प्रोड्यूस मेलानाइन दैट इज़ इन द स्किन पिगमेंट, ठीक है, जो कि स्किन पिगमेंट में होता है। नेक्स्ट आता है लाइम्फोमास। सो ये जो लाइम्फोमास होते हैं, दीज आर कैंसर्स रिलेटेड टू लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड होता है। देन आता है सार्कोमास, ये जो न्यूप्लाज्म होता है मसल्स में होता है, लाइक ये मसल्स के न्यूप्लाज्म होते हैं बोन्स और करेक्टिव टिश्यूज़, बोन्स में या फिर कोई करेक्टिव टिश्यूज़ में होते हैं। देन आता है ल्यूकेमियास। सो ये जो ल्यूकेमियास होते हैं, दीज आर कैंसर्स ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स में होते हैं ये कैंसर्स, जैसे कि बोन मैरो दैट रिजल्ट इन वाइट ब्लड सेल प्रोलिफिकेशन, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि लाइक वाइट ब्लड सेल्स प्रोलिफिकेशन। नेक्स्ट आता है कैंसर कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू लिम्फ सिस्टम, जो कैंसर है वो लिम्फ सिस्टम से भी स्प्रेड हो सकता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दूसरे पार्ट्स में बॉडी के, दैट इज टर्म्ड एज मेटास्टेसिस, ठीक है, जिसको हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन्वॉल्व सर्जरी, मतलब सर्जरी से ट्रीट किया जा सकता है, रेडिएशन एंड केमोथेरेपी, ठीक है, इन 3 चीज़ों से ट्रीट किया जा सकता है। सो देयर आर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एज वेल, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, दैट आर मेनली फटीग एंड न्यूसिया एंड वॉमिटिंग, बहुत कुछ हो सकता है, फटीग मतलब एग्जॉस्ट हो सकता है एक इंसान, न्यूसिया और वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। सो बिसाइड द फिज़िकल पेन, अगर फिज़िकल पेन को छोड़ दें और सफरिंग को छोड़ दें, सो कैंसर पेशेंट विल ऑल्सो अंडरगो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ठीक है, मतलब वो साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, लाइक पेन तो है ही, सफरिंग तो है ही, बट साइकोलॉजिकली भी उनको ज़रूरत है मेडिकेशन की या फिर ट्रीटमेंट की या कुछ की। एंड अपहेविल एज ही और शी ट्राइज टू कोप विद द इलनेस एंड इट्स ट्रीटमेंट एज वेल, ठीक है, वो इलनेस से भी डील करने का ट्राई कर रहे हैं एंड इवन उसके ट्रीटमेंट से भी, ठीक है। तो देर इज़ ऑल्सो अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर के लिए भी अनसर्टेनिटी है, मालूम नहीं है क्या होगा। एंड ही और शी इज़ नॉट श्योर ऑफ द कैंसर विल बी क्योर्ड, ये श्योरिटी नहीं है कि कैंसर ठीक हो जाएगा। इफ़ क्योर्ड देयर कुड ऑल्सो बी रिलैप्स, ठीक है, मतलब अगर ठीक हो भी गया, ठीक है, मान लो अगर ठीक हो भी गया, फिर भी अगर फिर से हो गया तो वापस से हो गया, तो क्योंकि ये मतलब सुधरने के बाद अगर फिर से भी हो सकता है ना, तो अगर फिर से हो गया फिर तो ऐसा कुछ भी लाइक ऐसा टाइप का थॉट्स आने लगते हैं। सो दिस इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट फॉर द फैमिली मेम्बर्स के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि वो डील कर पाए, एज दे ऑल्सो हैव टू प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ केयर गिवर्स एंड ऑफन द एक्सपीरियंस केयर गिवर्स burden, okay। So
यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स है लाइक इनको तो है ही अनसर्टिनिटी, उनको फ्यूचर के बारे में नहीं मालूम, फिर से कैंसर हो गया तो या फिर ये ठीक होगा भी कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो है ही। पर फैमिली मेम्बर्स को भी डील करने में प्रॉब्लम होती है, उनको भी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं केयर गिवर का। एंड ऑफन टू एक्सपीरियंस केयर गिवर्स बर्डन, केयर गिवर्स को भी जो बर्डन है वो भी लेना पड़ता है। सो सोशल सपोर्ट प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल सोशल सपोर्ट करती है इन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स कोप विद इलनेस, ताकि वो इलनेस के साथ अच्छे से डील कर पाए। सम ऑफ द साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ठीक है, कुछ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है दैट कैन बी यूज फॉर कैंसर पेशेंट्स, जो कि हम कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंक्लूड रिलैक्सेशन टेक्निक जो हम लोगों ने पढ़ा है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस, योगा, मेडिटेशन एंड सो ऑन। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, बिसाइड्स ये सारी चीज़ों को छोड़ के जो म्यूज़िक थेरेपी है या फिर आर्ट थेरेपी है, हाइप्नोसिस और जो बायो फीडबैक है, कैन ऑल्सो बी यूज इफेक्टिवली, ये सारी चीज़ों को भी इफेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। सो दिस इज़ अ डिज़ीज़ दैट इज़ इन्फेक्शियस, ये जो डिज़ीज़ है वो इन्फेक्शियस भी है एंड इज़ ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये रिज़ल्ट है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV का। सो इट्स स्प्रेड थ्रू ब्लड एंड सेमेन, ये ब्लड से या फिर सेमेन से स्प्रेड हो सकता है। दस इफ़ द ब्लड और सेमेन ऑफ एन HIV patient, पॉजिटिव पेशेंट और इंडिविजुअल विद AIDS comes in contact with bodily fluids of an uninfected individual, then this individual can also become HIV positive, ये तो सबको पता होगा। देन अगेन जो ब्लड या फिर सेमेन से ये चीज़ स्प्रेड होता है, सो अगर कोई HIV पॉजिटिव पर्सन कोई बिना HIV पॉजिटिव पर्सन से कोई हेल्दी पर्सन से कांटेक्ट करता है, लाइक कोई भी बॉडीली फ्लूइड अगर कांटेक्ट कर जाता है, सो वो जो अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसको भी हो जाएगा। सो देन दिस इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो बिकम HIV पॉजिटिव। तो जो अनइन्फेक्टेड पर्सन था, जो हेल्दी पर्सन था, वो उसको भी वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस कैन टेक प्लेस इन 3 ways, 3 तरीके से हो सकता है। अनसेफ सेक्शुअल एक्टिविटी बिटवीन एन इन्फेक्टेड एंड अनइन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी सेक्शुअल एक्टिविटी जो कि इन्फेक्टेड पर्सन या फिर अनइन्फेक्टेड पर्सन के बीच में हो रहा है, सो दे आर एक्सपोज्ड टू ईच अदर बॉडीली फ्लूइड्स, ठीक है, मतलब बॉडीली फ्लूइड्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से अगेन एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। व्हेन कंटेमिनेटेड सिरिंज आर यूज इन ड्रग यूज़, ठीक है, तो कोई सिरिंज सिरिंज से भी ट्रांसफ़र हो सकता है क्योंकि ब्लड कॉन्टैक्ट में आ जाता है। इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी, इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे को हो सकता है। सो अ पर्सन मे बी HIV पॉजिटिव एंड इट कैन टेक मैनी ईयर्स बिफोर ही और शी डेवलप्स AIDS, ठीक है। सो एक पर्सन जो HIV पॉजिटिव है कैन टेक मैनी ईयर्स, बहुत सारे साल लग सकते हैं बिफोर ही और शी डेवलप्स AIDS, ठीक है, या बिफोर शी मतलब इससे पहले कि लाइक वो एड्स को डेवलप करें। सो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ HIV और एड्स का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स होते हैं, ठीक है, इससे करते हैं। सो हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो मतलब हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है, HAART इज़ ऑल्सो यूज, ये भी हम यूज़ करते हैं। दैट इन्वॉल्व्स combined use of 2 or more than 2 एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स, ठीक है, मतलब एक या एक से ज़्यादा एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसको कंबाइन करके। सो एज इन कैंसर में देयर इज़ फियर अबाउट HIV और AIDS एज वेल, ठीक है, कैंसर में लाइक फियर इसका भी होता है, HIV या फिर AIDS का, but this mainly stems from being infected by an HIV positive person, which results in stigmatization of and rejection of HIV positive individuals.
बिकॉज ये मेनली होता है कि लाइक ये इन्फेक्टेड हो जाए किसी भी HIV पॉजिटिव पर्सन से, विच रिजल्ट इन स्टिग्मेटाइजेशन, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, स्टिग्मेटाइजेशन या फिर रिजेक्शन ऑफ HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल. सो दस HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स HIV पॉजिटिव है, मे नॉट गेट एडिक्वेट सपोर्ट इवन फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल है वो उनको एडिक्वेट सपोर्ट ना मिले उनकी फैमिली से. ठीक है, जैसे कैंसर से लोग डरते हैं, इसलिए HIV और एड्स से भी डरते हैं, क्योंकि वो मेनली उनको सेपरेट कर दिया जाता है. ठीक है, स्टिग्मेटाइजेशन और रिजेक्ट कर दिया जाता है जो भी HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल है. इसीलिए लाइक वो उनको प्रॉपर फैमिली मेम्बर्स से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है. सो दिस ऑल्सो रिजल्ट इन इंडिविजुअल्स हाइडिंग देयर HIV पॉजिटिव स्टेटस. ऐसा होता है लाइक जो लोग होते हैं वो अपना जो HIV पॉजिटिव स्टेटस है उस चीज़ को छुपाते हैं, एंड इवन देयर ओन फैमिली मेम्बर्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स से भी छुपाते हैं. सो फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप बिकॉज ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन. ठीक है, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी लाइक काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि लाइक इस चीज़ से डील कर पाना बिकॉज ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन जो कि अटैच्ड है विद दिस इलनेस. ठीक है, मतलब इस इलनेस के साथ स्टिग्मेटाइजेशन भी अटैच्ड है. सो HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स ऑफन रिक्वायर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन. ठीक है, जो HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल है उनको साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू डील विद द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, क्योंकि उनको भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से डील करना होता है दैट दे एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट ऑफ पेन एंड डील विद द स्लीप रिलेटेड इश्यूज़. ठीक है, ताकि वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रेस वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट ऑफ पेन, जो पेन को मैनेज कर रहे हैं या फिर लाइक डील कर रहे हैं विद जो स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सब चीज़ों से. सो सच इंडिविजुअल्स ऑल्सो एक्सपीरियंस एनएक्साइटी. ऐसे इंडिविजुअल्स एनएक्साइटी को भी एक्सपीरियंस करते हैं एंड स्ट्रेस को भी, एंड ऑल्सो डेवलप डिप्रेशन भी डेवलप कर सकते हैं. सो एक्सरसाइजेस हो गया, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गया, ग्रुप काउंसलिंग हो गया, कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग सच इंडिविजुअल्स कोप. ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल को कोप करने के लिए, डील करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक, ग्रुप काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें मदद करती है. सो फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड विद एडिक्वेट काउंसलिंग. फैमिली मेम्बर्स को भी एडिक्वेट काउंसलिंग की ज़रूरत है एंड इंटरवेंशन की, इन ऑर्डर टू हेल्प देम कोप विद द सिचुएशन, ताकि वो भी कोप कर पाए सिचुएशन से, एंड ऑल्सो बी एबल टू एडिक्वेटली सपोर्ट द इंडिविजुअल डायग्नोस्ड विद HIV. ठीक है, और वो एडिक्वेटली सपोर्ट कर पाए उस इंडिविजुअल को जो कि HIV पेशेंट है. नेक्स्ट आता है अस्थमा. अकॉर्डिंग टू सेराफिनो एंड स्मिथ, सेराफिनो और स्मिथ के अकॉर्डिंग जो अस्थमा है ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें इन्वॉल्व होता है एपिसोड्स ऑफ इम्पेयर्ड ब्रीदिंग व्हेन द एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड एंड डिस्टॉर्टेड. ओके, इससे पहले स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब होता है कलंक या फिर वैसा कुछ. ठीक है, सो स्टिग्मेटाइज कर देते हैं जो भी HIV पेशेंट होते हैं, एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनको. ओके, अभी आता है अस्थमा. तो अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि इन्वॉल्व करता है जो भी एपिसोड ऑफ इम्पेयर्ड ब्रीदिंग का जो एक एपिसोड लाइक एपिसोड वाइज वेयर द एयरवेज और बिकम इन्फ्लेम्ड, जो कि एयरवेज होता है ना तो वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. सो इट कैन बी ट्रिगर्ड. ये ट्रिगर हो सकता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स जैसे कि एनवायरमेंटल कंडीशन. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि एनवायरमेंटल कंडीशन जिसमें पोल्यूशन हो गया एंड प्रेजेंस ऑफ पोलन, कोल्ड टेम्परेचर एंड सो ऑन. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा अस्थमा पेशेंट्स को. पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं सच एज एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना, एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करना, और सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे कि स्ट्रेरियस वर्कआउट और एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें ना. सो फर्दर जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जैसे स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव इफेक्ट कैन ऑल्सो नॉट ओनली ट्रिगर अस्थमा. ये ना ही सिर्फ अस्थमा को ट्रिगर करता है बट कैन मेक इट वर्स एज वेल. ठीक है, बहुत बुरा भी बना सकता है. ओके, एपिलेप्सी हम लोगों ने देखा था ये. सो एपिलेप्सी इंक्लूड्स episode of sudden and repeated seizures that can be attributed to electrical disturbances of the cerebral contract.
सॉरी कॉर्टेक्स। सो इसको हम लोग एकदम सिंपल भाषा में बोले ना तो मिर्गी का दौरा चढ़ता है, सुना होगा ना मिर्गी वगैरह, तो वो चीज़ होता है। सो यहाँ पे एपिलेप्सी जो होता है वो एक एपिसोड ऑफ सडन और रिपीटेड जो सीजर्स होता है, या दैट कैन बी अट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस। कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, मतलब मिर्गी समझ जाओ। देन जो एपिलेप्सी होता है हैज़ बीन लिंक टू साइकोसोशल फैक्टर्स की जो चीज़ें जो साइकोसोशल फैक्टर्स से भी लिंक्ड है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी एंड एनी इमोशनल अरोजल दैट कैन लेड टू इंक्रीज इन लाइकलीहुड ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग एपिलेप्सी, ठीक है। सो ये जो चीज़ें होती हैं वो बढ़ा देती है जो लाइकलीहुड है जो इंडिविजुअल्स एपिलेप्सी को एक्सपीरियंस कर रहा है। फर्दर दिस फैक्टर्स कैन ऑल्सो मेक द एपिलेप्टिक एपिसोड्स मोर सेवियर, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं वो एपिलेप्टिक जो एपिसोड्स होती हैं उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सो सेवियर बना देता है। सो इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, जो एपिलेप्सी या फिर मिर्गी से सफ़र कर रहा है, ऑफन फेस स्टिग्मेटाइजेशन due to the way they act when experiencing seizure and also due to lack of awareness amongst general public, ठीक है। सो जो लोग एपिलेप्सी से सफ़र कर रहे होते हैं वो उनको भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइजेशन, मतलब उनको भी कलंक टाइप का माना जाता है, उनको भी साइड कर दिया जाता है ड्यू टू द वे दे एक्ट, क्योंकि जैसे वो बिहेव करते हैं व्हेन एक्सपीरियंसिंग स्यूइसाइड, लाइक हर समय नहीं पर जब वो स्विज़र में आ जाते हैं, लाइक जब वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ऑल्सो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि लोगों में भी अवेयरनेस कम है, जनरल पब्लिक जो होती है उनको ज़्यादा पता नहीं होता है, इसीलिए उनको साइड कर देते हैं। फर्दर द फैमिली मेम्बर्स में ऑल्सो फाइंड इट डिफ़िकल्ट, फैमिली मेम्बर्स के लिए अगेन डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि इससे वो कोप कर पाए विद दिस illness and may not be able to provide adequate and required help, इसीलिए वो ऐसा हो सकता है कि वो ढंग से प्रोवाइड ना कर पाए कुछ भी एडिक्वेट या फिर जो भी रिक्वायर्ड हेल्प उनको ज़रूरत है या फिर सपोर्ट उनको ज़रूरत है उस इंडिविजुअल्स को जो कि एपिलेप्सी से सफ़र कर रहा है। एडजस्टिंग द कोपिंग विद क्रोनिक इलनेस इज़ नॉट ईजी, ठीक है, मतलब एडजस्ट करना और कोप करना क्रोनिक इलनेस से ये आसान नहीं होता है। एन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम सच इलनेस में हैव टू गो थ्रू नॉट ओनली फिज़िकल पेन, ठीक है, इनको ना ही सिर्फ फिज़िकल पेन से गुजरना होता है बट साइकोलॉजिकल सफरिंग से भी गुजरना पड़ता है, स्पेशली व्हेन दे आर नॉट एबल टू कोप वेल, जब वो ढंग से डील ना कर पा रहे हो इलनेस से तब। सो देयर इनिशियल रिएक्शन, जो उनका इनिशियल रिएक्शन होता है व्हेन दे कम टू नो अबाउट देयर इलनेस, जब उनको एकदम से पता चलता है उनकी इलनेस के बारे में, एज दैट ऑफ शॉक, एक शॉक की तरह पता चलता है, एंड दैट इज़ ऑफन फॉलोड बाय डिनाइल, ठीक है, मोस्टली वो डिनाई कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बट ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो ये उनके लिए एक शॉक टाइप का होता है। सो क्राइसिस थियोरी कैन बी डिस्कस्ड हियर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कोपिंग प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्राइसिस थ्योरी को डिस्कस कर सकते हैं जो कि हमें समझने में मदद करेगा जो भी कोपिंग प्रोसेस है इंडिविजुअल में जो कि डायग्नोस्ड है क्रोनिक इलनेस से। एज पर दिस थियोरी, इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो कोपिंग प्रोसेस है विल डिपेंड ऑन द फैक्टर्स, ठीक है, ये डिपेंड होगा फैक्टर्स पे जो कि रिलेटेड है इलनेस से, पर्सनल एंड बैकग्राउंड फैक्टर्स से, ठीक है, इलनेस से पर्सनल या फिर जो बैकग्राउंड फैक्टर्स है और जो फिज़िकल और सोशल इन्वामेंट है, इन्वामेंटल फैक्टर्स है, इन सब चीज़ों से। सो फैक्टर्स रिलेटेड टू इलनेस इंक्लूड थ्रेट पोज्ड बाय द इलनेस, तो फैक्टर्स जो है वो रिलेटेड हैं जो भी इलनेस का, इंक्लूड द थ्रेट पोज्ड बाय द इलनेस, जो थ्रेट है जो कि इलनेस का है, वेदर इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, ये ऐसा हो सकता है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो, पेनफुल हो, एंड वेदर इट वुड लेड टू एनी डिसफिगरेशन, ये मतलब ये डिसफिगरेशन की तरफ लेके जाए या फिर स्टिग्मा एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ। पर्सनल एंड बैकग्राउंड फैक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल और बैकग्राउंड फैक्टर्स में क्या आते हैं, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं इंडिविजुअल का,
वो हिज और हर एज, उसका एज या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर बिसाइड्स हिज और हर सेल्फ एस्टीम एंड इमोशनल मैच्योरिटी एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें पर्सनल और बैकग्राउंड फैक्टर्स में आ जाती हैं। फिजिकल फैक्टर्स में क्या आता है, जो फिजिकल सेटअप है ऑफ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल का या फिर घर के इन्वायरमेंट का जो फिजिकल सेटअप है। सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड द सोशल सपोर्ट अवेलेबल, ठीक है, जो भी सोशल सपोर्ट उनको मिल रहा है वो चीज़ आ जाएगा सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। ऑल दिस थ्री फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, ये तीनों जो है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर वेरियस क्रोनिक इलनेस, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है बहुत सारे क्रोनिक इलनेस को, सो दे नेगेटिवली इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स, ठीक है, नेगेटिवली इम्पैक्ट डालते हैं इंडिविजुअल पे, नॉट ओनली देयर हेल्थ, ना ही सिर्फ उनके हेल्थ पे बट उनके फैमिली पे भी, उनके वर्क लाइफ में भी, ये सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। सम सच इंडिविजुअल्स ऑल्सो हैव अ मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट, इन इंडिविजुअल के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है उनकी फैमिली मेम्बर्स पे भी एंड सिग्निफिकेंट अदर्स, कुछ इंपॉर्टेंट और भी लोग होते हैं उन पे भी, इन द लाइव्स ऑफ देयर इंडिविजुअल्स, ठीक है, उनके इंडिविजुअल की लाइफ में। सो द ट्रीटमेंट प्रोसेस, साइड इफ़ेक्ट्स, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, साइड इफ़ेक्ट है जो भी एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं, और जो रिक्वायर्ड ट्रिप्स है हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में बार बार जाना आना, एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ जाते हैं क्योंकि ये सारी ट्रीटमेंट्स जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है, एंड दैट डेवलप्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ इलनेस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो डेवलप होती है, ठीक है, इलनेस की वजह से, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ तो होंगे क्योंकि वो जॉब पे ढंग से नहीं जा पा रहे, काम ढंग से नहीं कर पा रहे, एंड हॉस्पिटल के चार्जेस भी ज़्यादा हैं, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट के कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लॉस ऑफ वर्किंग आवर्स, ढंग से काम नहीं कर पा रहे तो इसलिए वर्किंग आवर्स भी कम हो जा रही है, कैन ऑल टेक अ टोल ऑन द इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें ना उस इंडिविजुअल पे टोल डाल देती है। सो इंडिविजुअल दस हैव टू कोप विथ नॉट ओनली द इलनेस, ना ही सिर्फ उस इलनेस के साथ इस इंडिविजुअल्स को कोप करना पड़ता है बट ऑल्सो विथ द गिल्ट दैट दे मे एक्सपीरियंस व्हेन दे सी देयर फैमिली मेम्बर्स सफ़र, ठीक है, उनकी वजह से उनके फैमिली मेम्बर्स को भी सफ़र करना पड़ रहा है, इस चीज़ का गिल्ट भी उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ऑब्वियसली उनकी गलती नहीं है पर उनकी वजह से उनकी फैमिली को भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को देख के गिल्ट भी उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वेरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज़ रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रेस, बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है जो कि स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी या फिर लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड सो ऑन आर एक्सपीरियंस बाय सच इंडिविजुअल्स, ठीक है, इस इंडिविजुअल्स के द्वारा ये सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करते हैं। सो दस बिसाइड्स अर्ली डायग्नोसिस, अगर अर्ली डायग्नोसिस को छोड़ें एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट को, सो प्रॉपर सोशल सपोर्ट जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोगों को लगता है डायग्नोस हो रहे हैं या फिर एडिक्वेट ट्रीटमेंट उनको मिल जा रहा है तो हो गया, नहीं, उनको सोशल सपोर्टेड की उनको सोशल सपोर्ट की भी ज़रूरत है और काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। ऑल्सो नीड टू बी मेड अवेलेबल टू दिस इंडिविजुअल्स, इन सब चीज़ों की उनको ज़रूरत है, काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। सुटेबल इंटरवेंशन, जो इंटरवेंशन है, सूटेबल इंटरवेंशन और जो काउंसलिंग है ऑल्सो नीड टू बी प्रोवाइडेड टू द फैमिली मेम्बर्स को भी देने की ज़रूरत है, ठीक है, इंटरवेंशन या फिर काउंसलिंग। सो दस बिसाइड्स ट्रीटमेंट दैट फोकसेस ऑन क्योरिंग और एलिविएटिंग द सिम्टम्स ऑफ द इलनेस, ठीक है, सो अगर ट्रीटमेंट को जो कि लाइक फोकस है कि वो क्योर करेगा सिम्टम्स को जो भी इलनेस का है, या फिर जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस है आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस है ना वो उतना ही इम्पॉर्टेंट जितना कि ट्रीटमेंट का है, ठीक है, ट्रीटमेंट और जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है एंड दीज इंटरवेंशंस मेनली फोकस ऑन बीइंग ब्रिंगिंग अबाउट अ बिहेवियरल चेंज, ठीक है, सो ये जो इंटरवेंशंस है वो फोकस करते हैं जो भी बिहेवियरल चेंज है उसको लाने के लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ही हुए हैं, लिस्ट द 5 मेन टाइप्स ऑफ कैंसर, ये मैंने बताया हुआ है, एंड व्हाट इज़ एपिलेप्सी मिर्गी समझ सकते हो उस हिसाब से आप लिख देना अपना आंसर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।